मनोजनित रोगों की उत्पत्ति एवं विकास। मनोजनित रोगों का प्रारंभ। भाग 1। आदिकाल का आदिम पुरुष देश, काल, समाज आदि के सभ्य बंधनों से सर्वथा उन्मुक्त था। सभ्यता के नाना प्रकार के मिथ्या आडंबर, सभ्यता के वज्र जैसे कठोर नियम, लोक निंदा का भय, अनेक प्रकार के प्रचलित संप्रदायों की सारहीन उलझने, उचित अनुचित का सीमा बंधन या विवेक नियंत्रण न होने के कारण उसकी भीतरी रागात्मिका प्रवृत्तियों, मनोविकारों, इच्छाओं का बाह्य सृष्टि के साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य था। वासनाओं, मनोवृत्तियों, मनोविकार की परितृप्ति का खुला अवसर प्राप्त होता था। कोई उंगली उठाने, टीका टिप्पणी करने या बुरा भला कहने वाला न था। प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हास, उत्साह, भय, करुणा आदि मनोवेगों का प्रवाह अबाध था। उसके विवेक, सत असत तथा नैतिकता के उत्कृष्ट विचारों का स्फुरण नहीं हुआ था। विशुद्ध सुख की अनुभूति पर हाथ पांवों के संचालन द्वारा रो पीट कर, चिल्लाकर मन के घाव पर मरहम लेपन कर लिया जाता था। दंड का भय, लोक निंदा का डर, नियंत्रण न होने के कारण निर्द्वंद मनोवृत्तियां खुले रूप से व्यंजित होती थी। जिस युग में मानव सभ्य नहीं हो पाया था, लाखों वर्ष पूर्व के उस उच्च श्रृंखल युग में पाशविक मनोवृत्तियां उसके जीवन की प्रत्येक गतिविधि को संचालित करती रहती थी। विकास के स्वाभाविक नियम के अनुसार क्रम से मानव ने सभ्यता को अपनाया। समाज ने अपने नियम बनाए। रूढ़ियां, उचित अनुचित का ज्ञान, यश अपयश का विवेक, सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया, आघात प्रतिघात, वैयक्तिक ऊहापोह क्रमशः विकसित होते गए। सामाजिक प्रतिक्रियाओं से अहंकार जागृत हुआ। आत्मगौरव, सौभाग्य, दुर्भाग्य, विवेक बुद्धि का नियंत्रण, अनेक प्रकार के मर्श विमर्श, नैतिकता के संयत विचारों का उन्मेष हुआ। मानसिक व्याधियों का विकास। यहीं से समस्त झगड़ों की जड़ प्रारंभ होती है। यश अपयश, सामाजिक टीका टिप्पणी के विचार से हम आदिम पाशविक निद्वंद मनोवृत्तियों, कुत्सित वासनाओं को छिपाने लगे। हमारा अहंकार विवेक द्वारा संचालित होने लगा। नैतिक बुद्धि ने दुर्वासनाओं के ऊपर नियंत्रण प्रारंभ किया। यह नहीं, यह हो, यह अच्छा, यह बुरा, यह उचित, यह अनुचित, यह कुरूप, यह रूपवान, यह उत्तम, यह निकृष्ट। इन दो परस्पर विरोधी अनुभूतियों का असामंजस्य प्रारंभ हुआ। शुभ अशुभ को निर्णय करने वाली विवेक बुद्धि ने अनुभूतियों के मार्ग निर्धारण का कार्य अदूरदर्शी सरकार की तरह निर्दयतापूर्वक प्रारंभ किया। मानसिक जगत में भयंकर हाहाकार का कोलाहल मच गया। बेचारी कितनी ही इच्छाओं, मनोवृत्तियों, भावनाओं, कल्पनाओं को निर्दयतापूर्वक कुचल डाला गया। वासनाएं प्रताड़ित होकर बड़ी अशांत, अतृप्त, अस्थिर रहने लगी। उन्होंने इस कठोर नियंत्रण के विपक्ष में क्रांतिकारियों का कार्य प्रारंभ किया। यदि दूरदर्शी सरकार की भांति विवेक बुद्धि नियंत्रण का कार्य कम करती या धीरे धीरे करती तो अंतःकरण की विभिन्न मनोवृत्तियों में इतनी क्रांति, इतनी अस्तव्यस्तता, इतना हाहाकार, इतनी अशांति उत्पन्न न होती है। एकदम नियंत्रण कर देने से संघर्ष उगता रहा। विपक्षी मनोवृत्तियों को विरोध का पर्याप्त अवकाश मिलता रहा। निर्दयतापूर्वक दमन के फलस्वरूप
वासनाओं में संकट उत्पन्न होता है एवं व्यक्ति विच्छेद प्रारंभ हो जाता है। अब विवेक बुद्धि के तीव्र राज्य में ये क्रांतिकारी, अतृप्त, असंतुष्ट, अशांत वासनाएं कहाँ जाए। हमारे मन का कोई भी संस्कार निश्चेष्ट नहीं होता। जीवन का प्रत्येक अनुभव कहीं न कहीं अवश्य रहेगा, चाहे वह प्रिय हो अथवा अप्रिय। वस्तुतः ये क्रांतिकारी मनोवृत्तियां कहीं न कहीं त्राण पाने की चेष्टा करती है और अज्ञात चेतना के अतल घर में जा छिपती है। विवेक बुद्धि का नियंत्रण। मनुष्य की अज्ञात चेतना का अतल क्षेत्र इतना व्यापक, गहन एवं अगाध है कि हमारी अनेक टूटी फूटी इच्छाएं, प्रसुप्त वासनाएं, अतृप्त वृत्तियां, कुचली हुई हसरतें, मनर्द्वंद मनोवृत्तियां, पाश्विक मनोभावनाएं सामूहिक रूप से इसी अज्ञात क्षेत्र में क्रांतिकारियों की दल के समान छुपी रहती है। ये कभी नहीं मरती है, न लुप्त होती है। प्रत्युत जब तक विवेक बुद्धि का प्रभुत्व अधिक होता है, नैतिकता सतर्कता से कार्य करती है, तब तक ये अतृप्त वासनाएं कुछ काल के लिए अज्ञात चेतना के गहन गहर में चुपचाप बैठी रहती है। जैसे एक शक्तिशाली सम्राट के राज्य में उसके आतंक से प्रतिद्वंदी दब जाते हैं, छुपे छुपे षड्यंत्र किया करते हैं, कुछ उपद्रव नहीं करते, किंतु उसका नियंत्रण, आतंक, भय हट जाने से पुनः विरोध करते हैं। उसी प्रकार विवेक बुद्धि के सतर्क रहने तक ये अतृप्त वासनाएं कुछ नहीं बोलती, चुपचाप पड़ी रहती है, किंतु उसके प्रभुत्व के क्षीण होते ही ये प्रसुप्त चित्र वृत्तियां एकदम शक्तिशालिनी हो उठती है और हमारी जागृत चेतना से भयंकर संघर्ष करती है। ऐसे अवसरों पर हम कहा करते हैं कि मानव का दानव जागृत हो उठा है। आधुनिक मनोविश्लेषण के प्रधान आचार्य डॉक्टर जिगमुंड फ्राइड ने दलित वासनाओं की तुलना ग्रीक टिटान जाति के उन दैत्यों से की है जिनके निरंतर उपद्रव से आक्रांत होकर देवताओं ने उन्हें तातर की खाड़ी में फेंक दिया था। तत्पश्चात उनके ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं डाली गई थी कि पुनः न उठ सके। डॉक्टर फ्राइड की प्रसुप्त मनोवृत्तियों का मिलान हम वेदांत के कारण शरीर से भी कर सकते हैं। कारण शरीर सब वैयक्तिक भावनाओं का मूल स्रोत है, अर्थात सब व्यक्त भावनाएं बीज रूप से स्मरण शरीर में निहित रहती है। वह हमारे शरीर का अव्यक्त रूप है। अखंड ज्योति, फरवरी 1946, पृष्ठ संख्या 6, 7,